हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। टाइम समर कोर्स में फिर से आप सबका स्वागत है। और आवर्स सारणी के बाद हम एक यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है, काफी छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार प्रश्न पूछे आते हैं। कई बार क्या मतलब आप देखिए जेई मेंस और एडवांस में एक एक प्रश्न तो हमेशा बनता ही है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है इसलिए एक प्रश्न की संभावना पूरी पूरी यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो बच्चों आज हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका लेक्चर नंबर 1 हम प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है, तो आप सीधे बैठिए एकदम और तैयार हो जाइए नए चैप्टर के लिए। तो हमने नोट किया हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों यहां पर हम पढ़ते हैं इसका परिचय। परिचय के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कौन कौन से रूप में हमें दिखाई देगा, इसको बनाने की विधियां कौन कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा, और दूसरी बात हम बात करें कि यहाँ पर भारी जल सिंपल जल क्या होते हैं उसका भी हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में हमने इसको सबसे पहला स्थान दिया है। सबसे पहला स्थान इसको हमने यहाँ पर आवर्त सारणी में दे रखा है। बच्चों आवर्त सारणी में इसका जो परमाणु क्रमांक संख्या है वो 1 होती है। इसके अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 होता है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो सामान्य हम बात करें यहाँ पर तो जो क्रमांक इसका जो जेड होता है हाइड्रोजन का वो कितना है, वो 1 है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि आवर्त सारणी में इसको हम दो जगह पर रखने की यहाँ पर इसकी संभावना है। दो जगह इसको रखा जाता है पर हम शो करते हैं सिर्फ एक जगह पर वर्ग संख्या 1 के अंदर। ठीक है बच्चों, यहां पर हम बात करें तो इसको दो जगह में हम कहां रख सकते हैं, वर्ग संख्या 1 में और वर्ग संख्या 17 में। ठीक है, लिथियम के ऊपर और फ्लोरीन के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो देखिए यहां पर बच्चों वैज्ञानिक क्या अभी भी कंफ्यूज है कि इसको हम वर्ग संख्या 1 में रखें या वर्ग संख्या 17 में रखें। ऐसा वो क्यों कंफ्यूज है? और कुछ वैज्ञानिक तो ये बोलते हैं कि ना तो इसको 1 में रखो ना ही इसको 17 में रखो, इसको पता नहीं कहीं और रखो, आपकी इच्छा जहां रखो पर यहां तो मत रखो इसको। तो देखिए हम बात करें कि इसकी जो पोजीशन है वो आवर्त सारणी में कहां पर है। तो हम देखते हैं यहां पर इसकी पोजीशन के बारे में देखते हैं। पोजीशन का मीनिंग हुआ आवर्त सारणी में इसकी हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। आवर्त सारणी में हमने इसको रखा है फर्स्ट ए वर्ग में, जिसे हम बोलते हैं पहले नंबर का वर्ग वर्तमान में, और इसको हम रखते हैं कहां पर, 7th ए वर्ग में भी हम रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम 17वें नंबर का वर्ग या हैलोजन वर्ग के उसको हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये कभी कभी दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है वर्ग संख्या 1 के तत्वों के जैसे। ठीक है, जैसे हम बात करें तो जैसे हम बात करते हैं कि वर्ग संख्या 1 में हम रख रहे हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस पर यदि हम नजर डालें तो पता लगता है कि ये होता है 1s1। भाई बाह्यतम कक्ष में हमें दिखाई दिया मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में हमें दिखाई दिया मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। यदि हम यहां पर वर्ग संख्या 1 के अन्य तत्वों का अध्ययन करें तो लिथियम हुआ, सोडियम हुआ या अन्य जो भी तत्व हुआ, इन सबके बाह्यतम कक्ष में भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। तो आपने देखा कि जो लिथियम सोडियम शो करते हैं विन्यास, वही विन्यास यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रदर्शित करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हम वर्ग संख्या 1 में रखें। ऐसे और भी कई कारण हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। कारण नंबर 1 तो हमने आपको बता दिया कि विन्यास के आधार पर इसको हमने वर्ग संख्या 1 में रख दिया है। यदि हम कारण नंबर 2 को तलाश करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है कि जैसे लिथियम बच्चों क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये बनाता है धनायन। क्या बनाता है? ये धनायन बनाता है। हम बात करें वर्ग संख्या 1 में सोडियम की भी या अन्य परमाणु की भी, तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और बनाते हैं धनायन बना देते हैं। इन सभी में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है और ये धनायन बना सकते हैं। वैसे ही हमारा हाइड्रोजन भी है, ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इनके समान ये धनायन बना लेता है। तो देखा आपने कि यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी भी हम देख रहे हैं कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है इनकी तरह, अतः इनसे ये फ्रेंडशिप करेगा, दोस्ती करेगा, इसलिए मुझे इनको वर्ग संख्या 1 में रखना पड़ेगा। सेकंड बच्चों हम बात करें कि इसको हम वहां पर आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 17 में भी स्थान देते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए ध्यान से, यहां पर
हम बात करें हाइड्रोजन की, इसका विन्यास है 1s1। ठीक है बच्चों, यदि इसको समीपस्थ अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये समीपस्थ हीलियम के जैसा विन्यास आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहने का मीनिंग हुआ कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। उसी प्रकार हम बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन हुआ या क्लोरीन हुआ या ब्रोमीन हुआ, इन सभी को भी क्या करना होता है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक की आवश्यकता रखता है, जैसे कि हाइड्रोजन रखते हैं। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर हेलोजन की तरह हाइड्रोजन अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, हम आगे बात करें, ये तो हुआ इसकी पहली प्रॉपर्टी। और क्या कारण है वर्ग नंबर 7a में रखने का। दूसरे कारण की हम बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो फ्लोरीन है या हमारा जो क्लोरीन है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर F- एंड Cl- बन जाता है। उसी प्रकार इनके काम को, इनकी प्रॉपर्टी को कॉपी करता है कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रेट का निर्माण करता है, H- बनाता है। तो देखा आपने, ये कभी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वर्ग संख्या 1 में रखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बनाता है H- तो उसको हम वर्ग नंबर 17 में भी रख सकते हैं। तो बच्चों ऐसे काफी सारी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे दिखाई दी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने कहा इसको वर्ग संख्या 1 में रखो और वर्ग संख्या 7a में रखो या 17 में रखो। कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि हमारे अनुसार तो जो हाइड्रोजन है इसका कोई स्थान आवर्त सारणी में नहीं है, इसको हम तो ना फर्स्ट में रखते हैं और ना ही 7th में या 17 में इसको हम रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखिए बच्चों। यदि हम बात करें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास भी जो फर्स्ट ए के ऑक्साइड है, फर्स्ट ए के जो ऑक्साइड होते हैं, जिसे हम देखते हैं लिथियम का ऑक्साइड या सोडियम का ऑक्साइड या पोटेशियम का ऑक्साइड, इन सब की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी होती है, वो होती है बच्चों क्षारीय होती है। ठीक है, कौन सी होती है, इनकी क्षारीय प्रवृत्ति होती है। या हम 7th ए वर्ग के तत्वों की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्साइड हमें दिखाई देते हैं, जैसे हमने नोट किया Cl2O7, Br2O7, ठीक है, इन सब की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी है, वो होती है अम्लीय प्रवृत्ति है। तो भाई ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऊपर वाले बनाते हैं क्षारीय, हेलोजन वाले बनाते हैं अम्लीय। क्या हमारा हाइड्रोजन भी अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा या नहीं? तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, पिछले अध्याय में पढ़ा है कि H2O जो उसका ऑक्साइड है वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये तो कैसा होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है बच्चों, ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। तो इसके जो प्रॉपर्टी है, ना तो फर्स्ट ए से मैच हुई ना 7th ए से मैच हुई, तो भाई कहां मैच हो रही है इसकी, यहां पर दोनों से ही मैच नहीं कर रहा है, दोनों को धोखा दे रहा है। अतः इसको नाम फर्स्ट ए में रखेंगे ना 7th ए में रखेंगे। अतः इसको वर्तमान में हम आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। यदि आप बड़े होंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो आप प्लीज खोजिएगा, विचार कीजिएगा कि इसको आवर्त सारणी में हम कहां पर स्थान दें। यदि आप स्थान देंगे तो सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुआ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की जो हमने पोजीशन की बात करी है, स्थिति की बात करी है, वो हमने कंप्लीट किया। अब बच्चों आपको हम बताएं कि इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम उपस्थिति हमें किसकी मिलती है, हाइड्रोजन तत्व की ही मिलती है। ठीक है, जैसे हमारा सूर्य हुआ, सूर्य में 2 ही तत्व हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, और यदि हम सबसे ज्यादा बात करें कि पूरे यूनिवर्स के अंदर लगभग 70% हाइड्रोजन तत्व उपस्थित है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूनिवर्स में मिलेगा हमें, उससे कम हम बात करते हैं तो सूर्य में मिलेगा हमें, उससे कम हम बात करते हैं पृथ्वी में, सबसे कम यहाँ पर तीनों की तुलना में सबसे कम क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला तत्व होता है। बच्चों ये जो प्रकृति में हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी प्रकृति में जो हाइड्रोजन है, इसके 3 समस्थानिक देखे जाते हैं। कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक देखे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, हमने नोट किया, हाइड्रोजन के समस्थानिक, समस्थानिक की बात करें तो हमें पता लगता है कि हम बात करें आइसोटोप्स की, और समस्थानिक किसे बोलते हैं,
ये आप सबको बचपन से पता होना चाहिए या पता होगा कि ऐसे तत्व के ऐसे रूप जहां पर हम बात करें कि परमाणु क्रमांक सभी का समान होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होगा बच्चों, वहां पर हमें अलग अलग दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा हमें? अलग अलग वहां पर इसका भार दिखाई देगा। तो ऐसे हमारे जो हाइड्रोजन है इस तत्व के भी समस्थानिक पाए जाते हैं प्रकृति में, वो 3 प्रकार के हैं जिनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो हम नोट किया हमने इसके कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक होते हैं प्रकृति में। नंबर 1 पे हमने नोट किया है प्रोटियम, प्रोटियम, नेक्स्ट लिखा हमने ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा हमने बात करी है यहां पर कौन सी, ट्रिटियम की। ठीक है, बड़ी ई छोटी की मात्रा आप खुद लगा लेंगे, हो सकता है इसमें मिस्टेक हो जाए। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 3 प्रकार के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, तो हम बात करें यहां पर कि हम इनको कैसे लिखेंगे। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन के प्रकार हैं, तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, सभी का परमाणु क्रमांक 1 1 1 है। यहां पर इसका जो भार है, परमाणु भार 1 है, इसका भार यहां पर 2 है, उसका भार कितना है, 3 है। ठीक है बच्चों, उसको हम नाम से भी प्रदिष्ट कर सकते हैं। नाम से देखिए, इसको हम H11 में लिखते हैं। ड्यूटेरियम को हमने एक नया नाम दिया, इसको हम D से भी प्रदिष्ट कर रहे हैं। यहां पर क्रमांक 1, भार 2 है। ट्रिटियम की हम बात करें तो यहां पर इसको हम लिखेंगे T13। ठीक है, तो भार तीनों का अलग अलग है, लेकिन क्रमांक यहां पर तीनों का समान हमें प्राप्त हो रहा है। भार देख के हम पता कर सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो कितना होगा, अनुपात कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है 1, ओके, प्रोटॉन होता है कितना, 1, और यहां पर जो न्यूट्रॉन है वो कितना है, 0 में मिलेगा। कई बार प्रश्न आ चुका है, सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान रखना होता है कि यहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का अनुपात कितना है। ये हुआ बच्चों प्रोटियम की बात करी हमने। हम ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चों होता है क्या, यहां होता है अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन है। पहले हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी तो 1 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन भी 1 है। न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन अभी 1 है। तो यहां पर तीनों 1-1 हमें मिलेंगे। यहां पर आते हैं, प्रोटॉन 1, पहले इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 हमें यहां पर प्राप्त होते हैं ट्रिटियम के अंदर। तो आपने देखा कि भार की वजह से यहां पर समस्थानिक का निर्माण हमें बनता हुआ, होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम बच्चों बात करें तो देखिए, जो H हमने लिखा है जिसका भार 1 है, इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, इसका सामान्य नाम होता है बच्चों सामान्य हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम सामान्य हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं। तो हम नाम लिखेंगे इसका, इसको हम सामान्य बोलचाल में सामान्य क्या बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और अधिकांश जितने भी यौगिक हैं वो सामान्य हाइड्रोजन से ही निर्मित होते हैं। बच्चों यहां पर हमने देखा ड्यूटेरियम, इसका नाम हमें चेंज करना होगा क्योंकि एक नाम के हम दो नहीं रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम भारी हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे इसको हम, हैवी हाइड्रोजन या भारी हाइड्रोजन इसको हम कहते हैं, हाइड्रोजन इसको हम कहते हैं। तो ये हुआ बच्चों अपने पास में भारी हाइड्रोजन हुई। और लास्ट नंबर का जो ट्रिटियम है जिसको हम टी से प्रदर्शित कर रहे हैं यहां पर, उसको बोलते हैं हम रेडियो समस्थानिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियो समस्थानिक हाइड्रोजन बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं रेडियो हाइड्रोजन भी इसको हम कह सकते हैं, हाइड्रोजन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर हम बात करें कि प्रकृति के अंदर जो हमने नाम दिए तीनों के, इनकी उपस्थिति सबसे अधिक किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। तो बच्चों देखा गया है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो हम देख रहे हैं उपस्थिति की हम बात करें, यहां पर उपस्थिति की हम बात कर रहे हैं तो हमें लगभग 99% 99.02% तक हम बात करें तो हमें मिलता है क्या, प्रोटियम हमें मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, हमें वहां पर प्रोटियम हमें मिलेगा। और यदि हम आगे चलें तो इसकी जो मात्रा है वो काफी कम है, 0.008 या 9 समथिंग इसकी हमें मात्रा मिलती है प्रकृति के अंदर। और इसकी हम बात करें तो ये कुल उपस्थिति का 1 कितना 15,000वां भाग, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁻15 तक हमें ये मिलता है।
तो देखा आपने सबसे अधिक कौन सा मिला हमें मिलता है सामान्य हाइड्रोजन मिलती है, उसके बाद भारी हाइड्रोजन है, उसके बाद में हम देखते हैं कि यहां पर कौन सी है सबसे कम, हमें मिलती है रेडियो समस्थानिक हाइड्रोजन मिलती है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यदि हम इनकी बात करें कि इनसे हम यौगिक बना सकते हैं आसानी से, किस प्रकार से बनाते हैं, मान के चलिए आपके पास में CH4, बताइए यहां पर कौन सी हाइड्रोजन है, तो आपका आंसर होगा किस सामान्य हाइड्रोजन यहां पर उपस्थित है। हमने नोट किया कि यहां पर हम इस H को हटाकर लगा देते हैं D4। अब बताइए कौन सी हाइड्रोजन है, ये होगी बच्चों कौन सी, कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, 4 ड्यूटेरियम हमने जोड़ रखा है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई ये समस्थानिक दोनों हैं, यदि मैं इसकी अभिक्रिया करा देता हूं Cl2 के साथ में, Cl2 अपने पास में यहां पर है और हमने इसकी भी अभिक्रिया करा दी है Cl के साथ में, Cl2 के साथ में, तो दोनों की अभिक्रियाएं लगभग समान है, यौगिक के समान बनेंगे। समस्थानिक प्रकार है तो वहां पर समस्थानिक के अनुसार हम यौगिक बना सकते हैं, लेकिन मुख्य बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर अभिक्रिया कौन सी शीघ्रता से प्रारंभ होगी और कौन सी आराम से या लेट प्रारंभ होगी। तो हमने देखते हैं, हमें पता लगा कि यहां पर जो फास्ट रिएक्शन होती है वो कौन सी अभिक्रिया की होती है, वो होती है CH4 + Cl2 की, क्योंकि यहां पर सामान्य हाइड्रोजन उपस्थित है, क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। यहां पर भी अभिक्रिया तो होगी, क्या बनता है CD3Cl प्लस क्या बनेगा, DCl बन जाएगा। तो भाई ध्यान से देखिएगा कि यहां पर अभिक्रिया पहले वाली फास्ट हुई है, सेकंड वाली क्या हो रही है, काफी स्लो चलती है, आराम से अभिक्रिया चलती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर CH जो बंद है, कार्बन जो हाइड्रोजन बंद है, उसकी जो सामर्थ्य है वो कम है, या बोल सकते हैं इसकी बंद जो वियोजन ऊर्जा है वो क्या है बच्चों, यहां पर कम है, किसकी तुलना में, CD की तुलना में। हमने किसके बात बताई, यहां पर बंद वियोजन ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो ऐसे कभी कभी सामान्य प्रश्न पूछ सकता है कि भाई यहां पर हम अभिक्रिया कराते हैं तो कौन से फास्ट होती है, कौन से स्लो होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, समस्थानिक में भार बढ़ेगा तो बंद की सामर्थ्य बढ़ेगी, बंद की सामर्थ्य बढ़ेगी तो बंद तोड़ना मुश्किल होगा, और बंद तोड़ना मुश्किल होगा तो अभिक्रिया स्लो मोशन में चलती रहेगी। जबकि वहां पर हम देखते हैं साधारण हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया है वो फास्ट गति से चलती है। तो बच्चों ये वो अपने पास में हाइड्रोजन के मुख्य समस्थानिक, हमने इनकी मुख्य जानकारी यहाँ पर प्राप्त करी है। अब आते हैं हम यहाँ पर बच्चों इसके आइसोमर की हम बात करें, समूह की हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने नोट किया समस्थानिक के बाद में हम एंट्री करते हैं हाइड्रोजन के आइसोमर या समवयव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो ही हमारा जो हाइड्रोजन है ये भी आइसोमर बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोमर्स का मीनिंग क्या हुआ, समवयव हुआ। ठीक है, समवयव का मीनिंग क्या होता है बच्चों, समवयव का मीनिंग होता है जहां पर अणुभार समान हो लेकिन संरचना वगैरह कुछ वहां पर हमें अलग मिलेगी। इससे वजह से क्या बनता है, वहां पर आइसोमर बनते हुए दिखाई देते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म भी है, वो भी हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, अणुभार समान होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है, सिंपल सा प्यारा सा हाइड्रोजन है, ये अपने नाभिकीय समवयव प्रदर्शित करता है, नाभिकीय समवयव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमने नोट किया कि इसके हमें मिलते हैं क्या, इसके मिलते हैं हमें यहाँ पर नाभिकीय न्यूक्लियर समवयव, इसके हमें प्राप्त होते हैं। नाभिक का मीनिंग क्या हुआ, नाभिक में कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, इस वजह से ये आइसोमर बना रहा होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से यहां पर हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बच्चों नाभिकीय समवयव यहां पर हमें दिखाई देते हैं, ये दो प्रकार के देखे जाते हैं। नंबर 1 पर है ऑर्थो, नंबर 2 पर है पैरा। कौन कौन से यहां पर नंबर 1 पर है ऑर्थो आइसोमर या समवयव। एक होता है आपके पास में कौन सा होता है, पैरा आइसोमर। ओके, तो भाई ऑर्थो पैरा, यहां पर हम इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। ऑर्थो को हम ओ से भी शो कर सकते हैं, पैरा को हम यहां पर पी से भी शो कर सकते हैं। ये बच्चों नाभिकीय समवयव होते हैं, नाभिक में कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखिए किस प्रकार से होता है, हमारा जो बच्चों हाइड्रोजन है
वो हमें दिखाई देगा किस रूप में? हमें दिखता है प्रकृति में H2 गैस के रूप में दिखाई देता है। पैरा भी हमें दिखाई देगी बच्चों किस रूप में? प्रकृति में दिखाई देती है, हमें H2 के रूप में दिखाई देती है। दोनों का सूत्र समान है, देखते हैं यहां पर दोनों सूत्र समान है, दोनों में हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 है। तो भाई क्या परिवर्तन हुआ? इसका हमने आणविक चित्र बनाया, पता लगा कि ये गोलाकार है एस कक्षक, यहां पर भी क्या बच्चों एस कक्षक है, दोनों में अतिव्यापन हुआ और बंध का निर्माण हो चुका है। दोनों परमाणुओं के पास में एक एक प्रोटॉन उपस्थित है, एक एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो दोनों की नाभिक में हमें एक एक प्रोटॉन दिखाई देगा। दिखाई देने का मीनिंग है आपको मानना है कि इसके अंदर एक होता है, ठीक है। आगे सुनिए बच्चों, यदि हम बात करें तो इस ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि यहां पर जो प्रोटॉन है माना कि वो इस दिशा में घूर्णन करता है, घूमता है। यदि ये इस दिशा में घूमेगा तो दूसरा भी इसकी कॉपी करेगा, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, वो भी इस दिशा में घूमने लगता है। तो दोनों नाभिकीय प्रोटॉन का घूर्णन एक ही दिशा में हुआ तो कहलाया ऑर्थो हाइड्रोजन कहलाया, ठीक है। पैरा, पैरा का मीनिंग क्या हुआ? पराया, ठीक है। जो दूसरा काम करेगा वो पहला नहीं करेगा। देखिए क्या हुआ यहां पर, हम बात करते हैं यहां पर नंबर 1 पर कि यहां पर अपने पास में सेम प्रकार का बंध है, 2 हाइड्रोजन है, इनके एस कक्षक ने अतिव्यापन किया, नाभिक यहां पर है, नाभिक यहां पर है, ये 2 परमाणु है हाइड्रोजन के। अब देखिए पैरा का मीनिंग होता है यदि इस नाभिक का घूर्णन इस दिशा में है तो दूसरा इस दिशा में नहीं घूमेगा, वो इसके विपरीत दिशा में घूर्णन करेगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों नाभिकों का जो घूर्णन है दूसरे के विपरीत हमें दिखाई दे रहा है। जबकि पैरा में क्या हो रहा है बच्चों? पैरा में हमें यहां पर दोनों का घूर्णन एक दिशा में दिखाई देता है। तो दोनों में बच्चों यही अंतर है। हम चाहे तो एक शब्द में लिख सकते हैं, दोनों प्रोटॉन का घूर्णन या नाभिक का घूर्णन, दोनों प्रोटॉन का घूर्णन समान दिशा में, समान दिशा में, ओके। यहां पर लिख सकते हैं हम दोनों प्रोटॉन का घूर्णन विपरीत दिशा में, ठीक है। ये हो गया इनकी एक छोटी सी सामान्य परिभाषा हमने नोट कर दी है। और अब आपको बताएं बच्चों, कमरे के तापमान पर यदि आप 1 लीटर लेते हैं, H2 लेते हैं, यदि आपने एक गैस जाल में H2 लिया, कितना 1 लीटर लिया, तो ध्यान दीजिएगा कमरे के तापमान पर, हम बात करें कमरे के तापमान पर, बताइए कमरे का तापमान कितना है? वैज्ञानिक के अनुसार मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप गर्मी वाले एरिया में तो ज्यादा है, ठंडे एरिया में कम होगा। 25 डिग्री तापमान में बात करें तो इसकी जो उपस्थिति है वो हम देखते हैं 75% क्या मिलेगी हमें? ऑर्थो क्या मिलती है हमें? हाइड्रोजन मिलती है, ऑर्थो हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो बची हुई कितनी है? बची हुई कितनी यहां पर? ये 25% है। कौन सी? पैरा हाइड्रोजन। भाई 25 डिग्री पे हम बात करें यहां पर, ठीक है। 25 डिग्री में हमने बात करी है कि 75% ये है, 25% वो है। कमरे के तापमान पर इनका अनुपात मिलेगा मुझे 3:1 प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यदि मैं बात करूं यहां पर 0 डिग्री केल्विन पर, 0 केल्विन तापमान बात करें तो क्या होता है बच्चों? 0 केल्विन तापमान पर केवल ओनली पैरा हाइड्रोजन ही स्थायी रहती है, ठीक है। 0 केल्विन तापमान पे हम बात करें तो वहां पे क्या होता है बच्चों? ऑर्थो भी पैरा में चेंज हो जाती है, वहां पैरा तो पैरा रहती है, वहां पर पैरा स्थायी होगी, ऑर्थो स्थायी नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर तापमान हम बढ़ा दें तो क्या होगा? भाई तापमान बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तापमान कितना भी आप उच्च करेंगे
वहां पर 75% क्या रहेगी, ऑर्थो, और 25% क्या रहेगी, वहां मिलेगी आपको पैरा ही मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा, चित्र और थोड़ा इसकी उपस्थिति के बारे में ध्यान रखना है। इसके आगे आपसे कहीं भी कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिंपल से एक इंफॉर्मेशन है H2 के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कौन कौन से प्रकार में हमें मिलता है, हम उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, यदि मुझे उसका बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो उसको मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन बनाने की विभिन्न प्रकार की विधियों का हम अध्ययन करते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन गैस। प्रिपरेशन मेथड मतलब बनाने के तरीके किसके, ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बनाने की विधियां। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन बनाने की विधियां। तो बच्चों हम यहां पर 3 प्रकार की हाइड्रोजन बनाने वाले हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। नंबर 1 पे आते हैं, कौन सी है, नंबर 1 पे हम सबसे पहले बनाना चाहते हैं परमाणविक हाइड्रोजन। परमाणविक हाइड्रोजन, ओके, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम इसको, एटॉमिक हाइड्रोजन नाम देते हैं। जब ये बनती है तो उसका जो प्रदर्शन है वो कैसे करते हैं, हम मात्र एक H लिख देते हैं। जहां पर भी एक H लिखा होगा हम समझ जाएंगे कि ये परमाणविक हाइड्रोजन है। कैसे बनती है ध्यान से देखिएगा। इसको बनाने के लिए हम एक चित्र बनाना चाहते हैं, चित्र से हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में ये एक गैस का सिलेंडर है, ये हमने एक गैस का सिलेंडर लिया। ठीक है, सिलेंडर आपने देखा होगा घरों के अंदर, घरों में हमें मिलता है एलपीजी सिलेंडर। ये एलपीजी नहीं है पर एलपीजी जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिलेंडर बना दिया है और ये इसकी नॉब है। कुछ ऐसा दिखता है ना भाई, ये कुछ और दिखता है हमें। आप कहोगे सर ऐसा तो पता नहीं दिखता नहीं है ना, तो भाई ऐसा दिखता होगा। हमें यहाँ पर पेंटिंग नहीं करनी है, बस बता देना है, थोड़ा सा इसको सिलेंडर लुक देना है। ये लीजिए, अब तो बन चुका है लगभग सिलेंडर। ये सिलेंडर का ये नॉब है जहां से गैस आउट होती है, बाहर आती है। और इस सिलेंडर में हमने भरी हुई है कौन सी गैस, H2 गैस। इसको बोलते हैं हम आणविक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, कौन सी गैस भरी हुई है यहाँ पर, H2 गैस भरी हुई है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रोड लेने हैं। हमने यहाँ पर लिए इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। यहाँ पर भी हमने लिया एक इलेक्ट्रोड और लिया है। इसका तार दोनों को हमने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। ठीक है, तो भाई गैस सिलेंडर तैयार है। थोड़ा सावधानी से हम काम करेंगे, आपको ये काम नहीं करना है, वैज्ञानिकों ने कर लिया है, आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या किया उन्होंने जब इस वॉल्व को ओपन किया तो यहां से जा रही है कौन सी गैस, यहां से जा रही है आणविक हाइड्रोजन, यहां से जा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये H2 गैस बाहर निकलने लगी तो सभी साइंटिस्ट ने जो प्रयोग कर रहे थे उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड को टच कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी से उन्होंने जोड़ रखा है, विद्युत धारा से उसको जोड़ रखा है। टच करेंगे तो क्या उत्पन्न होगी बच्चों, यहाँ पर यहां उत्पन्न होती है चिंगारियां निकलती है। क्या निकलती है, चिंगारियां निकलती है। आपने पिक्चरों में देखा होगा किस प्रकार से कभी कभी विलियन क्या करता है, हीरो को परेशान करने के लिए ऐसे डराता है कि चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देती है हमें वहां पर। ठीक है, ऐसे चिंगारियां वहां पर निकल रही है और हमारी जो H2 गैस है वो नीचे से ऊपर आ रही है। अब उसको यहाँ पर तापमान मिला काफी सारा, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको यहाँ पे मिलता है। और इतने सारे तापमान पर जो हमारी H2 है उसका बंध काफी डिस्टर्ब हो जाता है। हमने देखा कि यहाँ पर जो H2 था वो जब इस चिंगारी से निकलता है तो उसका जो बंध है वो टूट जाता है
टूटने के बाद यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन थी आणविक रूप में वो भागेगी H के रूप में, इधर भागेगी वो H के रूप में। बंध तोड़ दिया तो दो H अलग अलग हो चुके हैं। तो हमने देखा कि जो हमारी हाइड्रोजन है उसमें हमने क्या अप्लाई किया, हमने ऊपर किया है साइलेंट, या इसको बोल सकते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक ठीक है, हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है और लगभग उसको तापमान दिया हमने 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उस पर क्या हुआ, बंध टूट गया है, बन चुके हैं दो H के परमाणु। जो बच्चों H के परमाणु बने हैं इसे हम जानते हैं किस नाम से, एटॉमिक हाइड्रोजन के नाम से। ठीक है, तो बच्चों ये परमाणु है किसका, हाइड्रोजन का, और परमाणु तलाश करता है किसी अन्य परमाणु को बंध बनाने के लिए, तो ये काफी अधिक सक्रिय होता है। यदि मुझे सक्रिय जब भी हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी तो मैं इस विधि को काम में लूंगा, मैं यहाँ पर काफी अधिक सक्रिय हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकता हूं, मैं अगली अभिक्रिया को यहाँ पर आसानी से संपन्न कर सकता हूं, फास्ट संपन्न कर सकता हूं। तो एक तो ये अपने पास में कौन सी हाइड्रोजन, यहाँ पर परमाणविक हाइड्रोजन हुई है। दूसरी कौन सी होती है भाई, दूसरी की हम बात करें तो हमारे पास में दूसरी हाइड्रोजन है जिसका नाम है नवजात हाइड्रोजन। और इसको हम लिखते हैं किस प्रकार से, इसको हम लिखते हैं यहां पर ब्रैकेट में पैक करके H लिख देते हैं। ये बॉक्स में हमने बड़े डिब्बे में पैक कर रखा है, तो ये कहलाती है कौन सी, ये कहलाती है नवजात हाइड्रोजन कहलाती है। कैसे बनती है देखिए यहां पर ध्यान से। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहां पर जिंक टुकड़े लेने हैं, जिंक के टुकड़े लेने हैं, बारीक बारीक लेयर फॉर्म में, परत के फॉर्म में हमें यहाँ पर टुकड़े लेने हैं। जैसे आपने देखा होगा चिप्स जैसे होते हैं वैसे मुझे यहाँ पर जिंक के चिप्स बनाकर रख देने हैं। ठीक है, भाई जिंक का चिप्स हमने तैयार कर दिया है। अब हमें इस चिप्स के ऊपर डालना है HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम यहाँ पर डाल देते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर डालते हैं। जब मैं यहाँ पर तनु HCl डालता हूं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो जिंक है उसके इलेक्ट्रॉन भागेंगे और भागने पे क्या होगा, भागने पे बनता है यहाँ पर Zn+2 बन जाएगा, और Zn+2 को पसंद आएगा क्या, Cl- कितने 2, और जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहां से वो मिल जाते हैं किसको, वो मिल जाता है हमारे H+ आयन को, और बनता है यहाँ पर 2H बन जाती है बॉक्स वाली H को हमने बोला है कौन सी, बॉक्स वाली H को बोलते हैं हम नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पर तैयार हो चुकी है कौन सी, नवजात हाइड्रोजन। ओके, तो ये हुई अपने पास में दूसरे प्रकार की हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में हमने तापमान नहीं दिया है, अतः यह पहले की तुलना में थोड़ी कम सक्रिय होगी। परमाणु के फॉर्म में तो है, रूप में तो है, लेकिन थोड़ी कम सक्रिय है। और जो तीसरे नंबर की जो आती है अपने पास में हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं हम आणविक हाइड्रोजन। आणविक हाइड्रोजन कैसे बनती है, इसका सूत्र क्या होगा, इसका जो प्रदर्शन हम करते हैं बोलते हैं हम H2 के रूप में, और कभी कभी कुछ बुक में इसको दिया जाता है डाई हाइड्रोजन के नाम से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसको यदि मुझे बनाना है तो उसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से अम्ल व क्षार भी एक तरीका है। यहाँ पर मैं इसको अम्ल के द्वारा बना सकता हूं, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको बनाने का तरीका में नंबर 1 लिया, अम्ल द्वारा। बच्चों प्रयोगशाला में कैसे बनती है, देखिए यहां पर प्रयोगशाला में जब इसको बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए हम लेते हैं वहां पर अम्ल, और अम्ल डालते हैं हम किसके ऊपर, जिंक के पतले पतले टुकड़ों के ऊपर या चिप्स के ऊपर। यहाँ पर हमने डाल दिया है एक अम्ल जिसका नाम है H2SO4। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, जिंक और सल्फेट अभिक्रिया करेगा, Zn-SO4 बनेगा, और बनती है यहाँ पर क्या, H2 बन जाती है, यहाँ पर H2 बन जाती है। जब मैं धातु के ऊपर गिराता हूं किसको, अम्ल को गिराता हूं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देती क्या, मुझे यहाँ पर दिखाई देती है H2 बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हम धातु को भी चेंज कर सकते हैं, Fe हमने लिया, प्लस हमने अम्ल वही लिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया। अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ बनेगा फेरस का सल्फेट, और यहाँ पर बनेगा H2 गैस बनती हुई दिखाई देगी, उड़ती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जिंक और आयरन पर मैं आसानी से अम्ल गिराकर H2 गैस को प्राप्त कर सकता हूं। ये होती है अम्ल से इसको बनाने की विधि।
यहां पर जिंक से अभिक्रिया थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, यहां पर ज्यादा होती है, अभिक्रिया की दर थोड़ी ज्यादा होती है। बच्चों यहां पर हमने इसको बनाया अम्ल द्वारा, अब इसको मैं क्षार के द्वारा भी आसानी से बना सकता हूं। तो ये हुआ बच्चों अम्ल के द्वारा। अब अम्ल के बाद हम देखते हैं कि हम इसको क्षार के द्वारा कैसे बना सकते हैं। बच्चों क्षार से बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी यहां पर उभयधर्मी धातुओं की। किसकी बच्चों, यहां पर उभयधर्मी धातुओं की। उभयधर्मी धातुओं पर जब हम क्षार गिराते हैं NOH या KOH तो वहां पर H2 गैस निकलने लगती है और उनसे संबंधित वहां पर लवण का निर्माण भी होता है। देखिए किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग नोट कीजिएगा, आणविक हाइड्रोजन बनाने का तरीका क्षार के द्वारा। तो हमने नोट किया पर क्षार के द्वारा। जो क्षार के द्वारा में हम आते हैं, हम बता सकते हैं यहां पर कि किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। जब हमें लेना है उभय धर्मी क्या धातु, उनको गिरा देना है किस पर, उन पे गिराना है NOH पर या फिर KOH पर। ठीक है, तो हमें मिलती वहां पर क्या, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अपने पास में है बेरिलियम, एग्जांपल में बेरिलियम है, जिंक है, PB है, ठीक है, आदि काफी सारी उभयधर्मी हमारे पास में क्या है, धातु होती है। बेरिलियम लेना है, क्षार गिराना है, जिंक लेना है, क्षार गिराना है। ठीक है, और भी आप ले सकते हैं यहां पर सिलिकॉन हुआ, लेड हुआ, PB ले सकते हैं, क्षार गिराना है, सिलिकॉन ले सकते हैं, क्षार गिराना है। क्या बनाना है, यहां पर बनाना है, यहां पर बनाना होगा H2 और यहां पर हम देखते हैं कि इनके लवण भी प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वो जो बेरिलियम है, बेरिलियम पहले OH से अभिक्रिया करेगा और OH से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा बच्चों BOH2 बनाएगा। ठीक है, एक अभिक्रिया में आपको बता देता हूं, फिर आप इसको सोल्व कीजिएगा कि अभिक्रिया में क्या हुआ कि यहां पर पहले BeOH2 बना। ठीक है, क्या बना बच्चों, यहां पर BeH2 यहां पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ, यहां पर बेरिलियम प्लस में है, ये OH में है। नेक्स्ट में पाते हैं कि यहां पर बेरिलियम के पास में भी रिक्त कक्षक खाली है, रिक्त कक्षक खाली होंगे तो ये और OH को ग्रहण करेगा। यदि और OH को ग्रहण करता है तो ये 4 बार OH को ग्रहण कर सकता है। अभी पूरा नोट नहीं करना है, समझना है। तो बेरिलियम ने यहां पर 4 OH को ग्रहण किया। यदि बेरिलियम पर 4 OH आते हैं तो वो स्थायी नहीं रहेंगे। यदि वो स्थायी नहीं रहेंगे तो यहां से जितने भी जल के अणु हैं वो हटाइए आप। तो यहां पर 4 OH से मैं 2 जल के अणु हटा सकता हूं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 4 OH से जब 2 जल के अणु हटेंगे तो यहां पर बचेगा क्या, 1 2 3 4 है, 2 जल के अणु हट चुके हैं यहां से। ठीक है, क्या बचा पर, यहां बचा है O2 और 2 माइनस, क्योंकि 2 ही हमने हटाए हैं तो यहाँ पर 2 माइनस मुझे दिखाई देगा। भाई BeO2 2 माइनस बन चुका है। अब माइनस को पसंद आएगा कौन, प्लस, प्लस में कौन है, सोडियम है, तो यहां बनेगा Na2BE2 बन जाता है। तो Na2BE2 BeO2 यहां पर बनेगा, जिसका लवण हुआ। और यहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हमें देने हैं किसको, H को देने हैं। जब H प्लस आयन इसको ग्रहण करेगा तो ये H2 के रूप में निकल जाएगा। तो ये समझने का सामान्य तरीका है। ठीक है, याद करने का इसको सामान्य तरीका हमने बताया किस प्रकार से यहाँ पर इसके लवण बनते हैं और H2 गैस यहाँ पर निकल जाती है। जैसे हम जिंक की बात करें, जिंक यहाँ पे क्या करेगा, जिंक वही OH को ग्रहण करेगा। जैसे जिंक OH को ग्रहण करेगा तो यहाँ पर बनता है इसका लवण, कौन सा बनेगा, Na2ZnO2। ठीक है, सोडियम जिंकेट नाम का लवण बना और यहां पर H2 गैस निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेड और सिलिकेट भी इस प्रकार के लवण का निर्माण करेंगे। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से बन रहा है, इसके हम ले सकते हैं यहां पर Na3PbO3 प्लस H2। यहां पर हमने देखा, यहां पर बनेगा Na2
इसलिए कहने भाई SiO2 प्लस H2। तो जैसे हम क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर हमें इनके लवण के साथ साथ वहां पर H2 गैस निकलती हुई दिखाई देती है। तो बच्चों ये हुआ अम्ल और क्षार से बनाने की सामान्य विधियां। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका व्यापारिक निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। इसका यदि हमें मुझे बिजनेस करना है, भारी मात्रा में बनाना है, तो हम इसका निर्माण कैसे करेंगे, किसका, डाई हाइड्रोजन का। तो हमने नोट किया यहां पर व्यापारिक निर्माण विधियां, बच्चों व्यापारिक निर्माण विधि की हम बात करें तो सबसे पहले सबसे आसान की हम बात करते हैं। यहां पर सबसे आसान विधि है बाई हाइड्रोलिक मेथड। ठीक है, यहां पर एक यौगिक है जिसका नाम है CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिथ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इस पे जब मैं जल की अभिक्रिया कराता हूं HOH 2 हमें लेना होगा, कैल्शियम पे +2 है, यहाँ पर OH मिलेगा, बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 2H2 गैस निकल जाएगी। तो अधिक मात्रा में निकलती है, ये हाइड्रोलिक विधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पर विधि है जहां पर हम देखते हैं सेकंड नंबर की विधि, जब मैं आयरन के ऊपर H2O ये होता है स्टीम के फॉर्म में, मतलब जल की वाष्प पे जब इसके ऊपर गिराता हूं तो आयरन के ऊपर जब ये भाप जाएगी, गिरेगी, तो आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कभी ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यहाँ पर हमें जोड़ना है ऑक्साइड को, FeO, यहाँ पर जोड़ेंगे हम ऑक्साइड को तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, और साथ में बनता है यहाँ पर क्या, H2 गैस बन जाती है। दोनों ऑक्साइड मिलकर बनाते हैं Fe3O4 प्रकार का एक मिक्स ऑक्साइड बनाते हैं और H2 गैस को यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कॉमर्शियल विधि के अंदर, थर्ड विधि के अंदर आते हैं प्राकृतिक गैसों द्वारा। तो जो प्राकृतिक गैस में हम ले सकते हैं यहाँ पर एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, जब हम लेते हैं सबसे पहले एक ही हम ले सकते हैं एग्जांपल में मीथेन, आप चाहो तो इथेन से भी इसकी अभिक्रिया करा सकते हो। ये हमारे पास में मीथेन है, मीथेन गैस कि मैं अभिक्रिया कराता हूं किसके साथ में, H2O के साथ में। इसको हमें गर्म करना है, निकेल उत्प्रेरक है, लगभग 1240 से 70 तक इसको हमें गर्म करना है, डिग्री सेंटीग्रेड तक। इतने तापमान पे क्या होगा बच्चों, ये जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है ये संयुक्त हो जाते हैं, बनता है CO, साथ में बनेगा क्या, ये गैस रूप में निकल रहा है, और 2 यहाँ पर देखिए हमें हाइड्रोजन कितनी है, 2 और 2 यहाँ पर 4 हो चुकी है, 3 H2 गैस हमें दिखाई दी बनती हुई। तो देखा आपने कि यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 H2 गैस बनती हुई दिखाई दे रही है। जब दोनों गैसें साथ बनती है तो साथ बनने वाली गैसों या इनका जो मिश्रण है इसको हम नाम देते हैं सिन गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम सिन गैस कहते हैं। सिन का मीनिंग क्या हुआ, सिंथेसिस करना, संश्लेषण करना। इन गैस के मिश्रण के द्वारा मैं आसानी से मेथेनॉल या अन्य उच्चतर हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर सकता हूं। नहीं, यहाँ पर ये अन्य हाइड्रोकार्बन बनाने में सहायक है, जिसको हम यहाँ पर सिन गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हुआ बच्चों अपने पास है प्राकृतिक गैसें। प्राकृतिक गैसों में क्या हो सकता है, आगे देखिए यहाँ पर यदि मैं CO+3H2 पर पुनः क्या करता हूं मैं, ये हुआ सिन गैस। यहाँ पर जब हम पुनः H2O से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, हल्का सा इसको गर्म करना है, यहाँ पर इसको भाप के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर बनता है क्या, यहाँ बनती है CO2 गैस बनती है और H2 गैस निकलती है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो यहाँ से CO2 बनाया हमने, यहाँ पर क्या बनाया बच्चों, ये हो गया अपने पास में 6, 7, 8 यानी 4, यहाँ पर H2 गैस निकल जाएगी। इसको बच्चों बॉश प्रोसेस भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम जल के वैद्युत अपघटन से भी इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जल के अंदर H+ आयन है और ऑक्सीजन है, तो मुझे वहां पर कैथोड पे क्या मिलेगी, कैथोड पे मिलती है मुझे हाइड्रोजन मिलती है, और वहां पर एनोड पे मुझे मिलती है O2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो बच्चों ये इसके बनाने की यहाँ पर सामान्य विधि को हमने अध्ययन किया। अब आइए कि हमारी जो H2 गैस है, यदि इनकी हम सक्रियता की बात करें तो भी हमने 3 प्रकार की गैस पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है, हमने पढ़ी है नंबर 1 पर परमाणविक पढ़ी है। ठीक है,
कौन सी पढ़ी थी हमने? परमाणुविक, जिसको हम लिखते हैं H के द्वारा। दूसरी पढ़ी थी हमने नवजात, जिसको हम बॉक्स में पैक कर देते हैं। और तीसरी पढ़ी हमने बच्चों यहाँ पर कौन सी? आणविक। यदि हम सक्रियता की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां मिलती है मुझे? परमाणुविक मिलती है। उससे कम एनर्जी नवजात में, तो अणु है, सबसे कम एनर्जी शो करेगा। अतः हमने ध्यान से नोट किया कि यहाँ पर इनकी जो सक्रियता है वो हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो सक्रियता का क्रम हमने यहाँ पर नोट किया। बच्चों जो हमारी जो हाइड्रोजन है ये अपचयन करने में भी बहुत अच्छी सहायक होती है। अतः अपचयन का भी यही क्रम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, सक्रियता का क्रम भी यही है और अपचायक क्षमता का भी यही कम क्रम होता है। यदि मुझे शीघ्र से जल्दी से अपचयन करना है तो मैं अब लूंगा परमाणुविक हाइड्रोजन को काम में लूंगा। तो बच्चों ये तो वो आपके पास में इसके बनाने की विधियां। जैसा कि आपको पता है, इसके जो भौतिक गुणों की हम बात करें तो बच्चों भौतिक गुणों में हम बोल सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। ठीक है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन गैस है, काफी हल्की गैस है। इसको हम गैस के गुब्बारों में काम लेते हैं, रॉकेट में हम ईंधन के रूप में काम लेते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक प्रोसेस को हम काम में लेते हैं। और यदि हम इसके बंध की बात करें बच्चों तो इसका जो बंध है H2 का जो बंध है वो काफी मजबूत है, क्योंकि वहां पर दोनों कक्षक समान रूप से होते हैं। अतः इसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और आगे हम बताएं आपको कि H2 गैस अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है। यदि हम H2 के सिलेंडर के पास में एक माचिस तीली ले जाते हैं तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा H2 गैस अग्नि का दुश्मन है, अतः इसको आग से दूर रखें। हम बात कर रहे थे किसकी? कि H बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है, उच्च होती है। बच्चों यदि बंध वियोजन ऊर्जा का मान काफी उच्च होगा, ये लगभग मुझे मिलता है 104 किलो कैलोरी पर मोल। कितना है इसका मान लिख सकते हैं यहाँ पर हम 104 किलो कैलोरी पर मोल, काफी उच्च है। यदि बंध आसानी से नहीं टूटेगा तो रासायनिक अभिक्रिया भी शीघ्रता से संपन्न नहीं हो पाएगी। अतः देखा जाता है कि जो हमारे हाइड्रोजन है उसकी जो अभिक्रिया है वो आसानी से संपन्न नहीं होती है। उसके लिए मुझे कहीं उत्प्रेरक तो कहीं अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है हमेशा। तो देखते हैं यहाँ पर इसकी मुख्य अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बच्चों यहाँ पर मुख्य अभिक्रिया में हमें याद रखना होगा नंबर 1 पर हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण इसका मीनिंग क्या हुआ? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास में क्या है, हमने यहाँ पर लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं हम इथाइन। हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं H2 के साथ में निकल उत्प्रेरक के साथ। तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा, दोनों H को हम यहाँ जोड़ देंगे। अभी ये हमें दिखाई दे रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर हमें दोनों जगह एक एक H जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि एथाइन से एथीन तैयार हो चुका है। बच्चों हम आगे अभिक्रिया को देखते हैं। अभिक्रिया एक बंद नली में हो रही है, निकल उत्प्रेरक है, हम इसको गर्म करते जा रहे हैं। अभी इसको हमने गर्म किया, अब पुनः H2 का योग होगा और यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या? CH3 प्राप्त होगा। हमने एल्काइन से मतलब इथाइन से हमने क्या बना दिया बच्चों? इथेन गैस बना दी है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो देखा आपने कि इस अभिक्रिया के द्वारा मैं क्या करता हूं बच्चों? वनस्पति तेल से डालडा घी भी बना सकता हूं। सेम अभिक्रिया वहां पर होती है। वहां पर ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो तेल में होते हैं उनको हम वहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, बच्चों हम आगे बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन है वो अधातुओं से आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट किया बी नंबर पर इसकी अभिक्रिया की हम बात करें। बी पर है अधातुओं से क्रिया। बच्चों जब ये अधातुओं से अभिक्रिया करती है तो वहां पर बनते हैं
हाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह बोल सकते हैं हाइड्रा यौगिक बनते हैं, यौगिक बनते हैं। हाइड्रा का मीनिंग क्या हुआ, जहां पर H+ आपको दिखाई देगा वो कहलाते हैं हाइड्रा यौगिक कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि आप अपने पास में हैं, मान लेते हैं हम अपने पास में हैं क्या, F2 है। ठीक है, हमने यहाँ पर H2 से इसकी अभिक्रिया कराई है। यहाँ पर अभिक्रिया क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। क्या बनता है यहाँ पर 2HF तैयार हो जाता है। अभिक्रिया में फ्लोरीन की सक्रियता ज्यादा होती है, इसलिए अभिक्रिया फास्ट होती है। यदि मैं यहाँ पर सक्रियता का क्रम चेक करूं तो F2 से बहुत जल्दी होगी। Cl2 के लिए मुझे थोड़ी सी सनलाइट की आवश्यकता है, Br2 के लिए मुझे थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा, और मुझे I2 के साथ में तो यहाँ पर उत्प्रेरक के साथ में इसको गर्म करना पड़ता है। तो रिएक्टिविटी के क्रम में हमने इसको इस प्रकार से देखा। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हमने O2 काम में लिया या हमने N2 काम में लिया, और यदि मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ H2 के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर बनते हैं क्या, यहाँ बनेगा H2O, अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे हम, यहाँ बनेगा बच्चों क्या, अमोनिया गैस बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर 2 कितने लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन कितनी चाहिए मुझे, हाफ की आवश्यकता है, तो हमने हाफ लिख दी है। तो यहाँ पर देखा हमने कि अधातुओं से आसानी से अभिक्रिया करती है। बच्चों हम बात करें कि धातु के साथ में क्या करने वाली है, तो आइए देखते हैं धातुओं के साथ में अभिक्रिया। सिर्फ आते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो धातु हमारे सारणी में और सारणी में काफी प्रकार के हैं, एस ब्लॉक, ए ब्लॉक, डी ब्लॉक, काफी प्रकार के हैं। मैं बात कर रहा हूं मुख्य रूप से यहाँ पर एस ब्लॉक के वाले धातुओं की। तो ध्यान से देखिएगा, एस ब्लॉक धातुओं के साथ, ठीक है, एस ब्लॉक धातु के साथ क्या बनाती है बच्चों, ये बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। कौन से बनेंगे, आयनिक प्रकार के बनेंगे। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड में ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से बात ध्यान रखनी है कि यहां पर बेरिलियम व मैग्नीशियम धातु को छोड़कर, क्योंकि ये बनाते हैं कौन से, सहसंयोजी प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो एस ब्लॉक के इन दो धातु के अलावा जितने भी धातु होंगे वो सब बनाएंगे आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट वर्ग में, तो यहां पर अपने पास में लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, तो जो ये बन चुके हैं हाइड्राइड। आगे चलें, यदि हम इनके अध्ययन करें तो हमें पता लगता है कि इन हाइड्राइड में हम ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु का जो आकार है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बच्चों जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, आकार बढ़ने से जालक ऊर्जा क्या होगी, घटने लगेगी। जालक ऊर्जा का मान घटने लगेगा। जब जालक ऊर्जा घटेगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम होने लग जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बच्चों, कम होने लग जाएंगे। हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहां पर हाइड्राइड की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी, क्षारीय प्रवृत्ति यहां पर हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये कुछ बातें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये होते हैं बच्चों आयनिक हाइड्राइड होते हैं। इनकी जो संरचना है वो रॉक सोल्ट यानी NaCl की तरह हमें दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर ये आयनिक प्रकार के हैं। बच्चों हम हाइड्राइड में आगे चलें तो हमें यहाँ पर एस ब्लॉक के अलावा कुछ अन्य हाइड्राइड भी दिखाई देते हैं जो सहसंयोजी प्रकार के होते हैं। देखते हैं वो किस प्रकार के होंगे। यहां पर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पर कोवेलेंट हाइड्राइड, जिसको बोलते हैं हम सहसंयोजी प्रकार के। हमने नोट किया नंबर, इसको दे देते हैं हम फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं सहसंयोजी हाइड्राइड। ओके,
जो सहसंयोजी जहां पर बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, वो होते हैं सहसंयोजी हाइड्राइड कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें यहां पर, तो हमारे पास एग्जांपल है, हमने यहां पर लिया है BH3, BeH2 आदि के, ये बोरोन और बेरिलियम के हमने नोट किए हाइड्राइड। ध्यान से देखिए इन हाइड्राइड को कि यहां पर इनका अष्टक अभी पूर्ण नहीं हो रहा है। बोरोन के बाध्यता कक्ष में 3 बंध बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास में मात्र 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के जो हाइड्राइड होते हैं वो अष्टक न्यून हाइड्राइड कहलाते हैं। और ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, सेतु बंध बनाते हैं, 3 केंद्रीय 2 इलेक्ट्रॉन वाले, 3 केंद्रीय 4 इलेक्ट्रॉन वाले इस बंध बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इन हाइड्राइड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून, अष्टक अपूर्ण, अष्टक अपूर्ण है, इसलिए क्या बोला इसको हमने इलेक्ट्रॉन न्यून कहा है। ये हो गया इसके अंदर ए नंबर पर। बी पर आइए बच्चों, यहां पर हमें कुछ हाइड्राइड दिखाई दे रहे हैं जैसे CH4, SiH4, GH4 आदि। इन हाइड्राइड को भी आप ध्यान से देखेंगे तो हमें यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 4 बंध बनाते हुए दिखाई दे रहा है। 4 बंध बनेगा तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अतः अष्टक न्यून नहीं है, अष्टक जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। बाध्यता कक्ष में आप में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं अष्टक पूर्ण ये होते हैं क्या, हाइड्राइड होते हैं। ओके, नेक्स्ट सी नंबर पाते हैं। यहां पर हमने लिया जैसे कि H2O, NH3, H2S, PH3। इन हाइड्राइड को ध्यान से देखिए, ये बन चुके हैं हाइड्राइड और इन सबके पास में अभी लोन पेयर रखा हुआ है। ये लोन पेयर नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग नहीं लेते हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। और इस प्रकार के जो हाइड्राइड हैं जिनके पास मुझे लोन पेयर दिखाई देते हैं, ये लोन पेयर किसी अन्य अणु को देने में काम आएंगे, लेकिन इनके अभी ये काम नहीं आ रहे हैं। अतः इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रचुर, क्या बोलेंगे, हाइड्राइड कहते हैं। तो हमने नोट किया इनको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन प्रचुर हाइड्राइड कहते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, खुद के काम नहीं आ रहे, किसी और को देंगे तो इनके मात्रा, इसके पास क्या है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास बच्चों दूसरे प्रकार के। एक तीसरे प्रकार के हमें और दिखाई देते हैं हाइड्राइड। यहां पर हमने पहला नोट किया है आयनिक, दूसरा नोट किया है सहसंयोजी, तीसरे पे आ जाते हैं बच्चों। तीसरे में नोट करते हैं, कौन सा नोट करेंगे भैया, हम यहां पर देखते हैं धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड कौन बनाएगा बच्चों, जो बचा वो बनाएगा। कौन बचा भाई, डी व एफ ब्लॉक के तत्व, ये सब धातु होते हैं। और इन धातुओं के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो बनता है वहां पर क्या, धात्विक हाइड्राइड बन जाता है। ये नोट किया आपने, इसको हम क्लीन कर देते हैं यहां पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं बच्चों। जब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो धातु होंगे उन धातुओं के मध्य में जो मिलता है धात्विक बंध मिलेगा। माना कि ये बहुत सारे धातु के परमाणु हैं, हमने बना दिया इस प्रकार से परमाणु। और बच्चों जब ये परमाणु परस्पर जुड़ते हैं तो बनता है जालक। क्या बनता है, लेटेस्ट बनता है, जालक बनता है। और इन जालक के मध्य में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान छूटा हुआ है, खाली स्थान छूटा हुआ है। और इन खाली स्थान में छोटा सा हमारा प्यारा सा हाइड्रोजन यदि यहाँ पर आ जाता है तो बन जाता है धात्विक हाइड्राइड बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से धातु और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाते हैं, MH प्रकार के बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
यहां पर देखा जाता है बच्चों डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 7, 8, 9 वर्ग के धातु हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अतः इनको हम इन वर्गों को क्या बोलते हैं? इन वर्गों को बोलते हैं हम हाइड्राइड गैप भी कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनका जो जालक है उस पर जगह ज्यादा नहीं होती है, वहां पर शिफ्ट नहीं हो सकता कौन? हमारा हाइड्रोजन। इसलिए ये वर्ग के जो धातु हैं 7वें, 8वें, 9वें वर्ग की जो धातु हैं वो यहाँ पर हाइड्रेट का निर्माण नहीं करते। तो जो आपने देखा कि हमारी जो हाइड्रोजन है वह किस प्रकार से धातु अधातु से अभिक्रिया कर सकती है आसानी से, और किस प्रकार से वहां पर हमने इसका हाइड्रोजनीकरण देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हुआ अपने पास में हाइड्रोजन बनाने का तरीका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो D2 है, D2O, जैसे अपने पास होता है H2O, इसको बोलते हैं हम सिंपल जल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम क्या? भारी जल कहते हैं। भारी जल इसको कहा जाता है। कैसे बनता है? इसको बच्चों बनाने के लिए क्या करते हैं? ये जो जल है हमारे पास पे, इसका हम बार बार क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। बार बार हम इसका करते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जब क्या होगा? जब हम पहली बार करेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, बनता है H+ और OH- बनता है। जैसे ये बना, जैसे ये आयन में बना, तो इन आयनों को फिर से घुमा दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए। तो यही आयन क्या होंगे बच्चों? यहां पर आप धीरे धीरे बनने लगेंगे क्या? D+ एंड OH- यहां पर बनने, OD- यहां पर बनने लगेंगे। तो यहां पर जो परमाणु है वह समस्थानिक का रूप ले लेता है कौन? H+ आयन, और वहां पर D+ और OD बनने लगते हैं। जब बच्चों दोनों आयन यहां पर परस्पर संयोग करते हैं D+ एंड OD-, तो बनता है क्या? भारी जल बन जाता है। और बच्चों भारी जल का जो उपयोग है वो नाभिकीय भट्टियों में हम करते हैं न्यूट्रॉन की गति को क्या करने के लिए? मंद करने के लिए, मंदक के रूप में। ठीक है बच्चों, D2 की जो अभिक्रिया है वो जल की अभिक्रियाओं के समान होती है। बस आपको वहां पर बनने वाले यौगिक में H के स्थान पर क्या रखना है? आपको वहां पर D लिख देना है। H के स्थान पर क्या करेंगे बच्चों? वहां पर हम D वहां पर प्रदर्शित करना है, हमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपने देखा हाइड्रोजन के प्रकार, उसके समस्थानिक, यहाँ पर आइसोमर्स, थोड़े बहुत हमने D2 के बारे में बात भी करी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं कि इससे हमें कौन कौन से प्रश्नों का ज्ञान प्राप्त होगा, उनका हम आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। आइए हम चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन और उसकी यौगिक का लेक्चर नंबर 1, जब हम कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि भी हमने थ्योरी पढ़ के आए हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद में हमें इसके प्रश्न सोल्व कर लेना चाहिए, ताकि साथ साथ इस थ्योरी की प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 की हम बात करें तो पूछे जा रहा है बच्चों, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास में है प्रोटियम है, या ड्यूटेरियम है, या ट्रिटियम है। यहाँ पर जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन यहाँ पर होते हैं कितने हैं? 0 होते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। जोड़ दीजिएगा, कितना आया? 1, 2 और 3। 1, 2, 3 आंसर आना चाहिए, और यहाँ पर हमें मिल रहा है कितना? 3 आंसर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिटियम वाले समस्थानिक में यदि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा बच्चों फर्स्ट। ठीक है, नंबर 2 बात है, हाइड्रोजन निर्माण के बॉश प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर उत्प्रेरक की बात करनी है कि कौन सा उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं। बच्चों हम बॉश प्रोसेस की बात करें तो बॉश प्रोसेस में हम काम में लेते हैं Fe2O3 और Cr2O3। ये उत्प्रेरक के रूप में काम आता है, और उत्प्रेरक के रूप में काम आएगा तो अभिक्रिया वहां पर क्या होगी बच्चों? फास्ट गति से चलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉश प्रोसेस में हम वहां पर काम में लेते हैं Fe2O3 एंड Cr2O3 को काम में लेते हैं। आंसर नंबर 4। प्रश्न नंबर 3, कमरे के ताप पर साधारण हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो भाई कमरे के तापमान की बात कर रहे हैं हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
हमने पढ़ा है कि वहां पर हमें ऑर्थो हाइड्रोजन मिलती है 75% और पैरा जो हाइड्रोजन है वो मिलती है हमें 25%। जहां पर हम देखते हैं कि 3 अनुपात हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होता है, दोनों का रेशो 25 डिग्री तापमान पर। और इस प्रकार का जो प्रश्न है वो जो उसका आंसर होना चाहिए कौन सा 1। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे प्राप्त होगा यहाँ पर 1। तो जो नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो जो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी हाइड्रोजन है वो गुणों के आधार पर कौन कौन से तत्वों के साथ में समानता प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है प्रारंभ में कि जो हमारी हाइड्रोजन है उसको हम यहाँ पर गुणों के आधार पर 2 वर्ग में रखते हैं, फर्स्ट ए में और सेवंथ ए में। फर्स्ट ए में आते हैं कौन से क्षारीय धातु और सेवंथ ए में आते हैं कौन से हैलोजन। ठीक है, अतः गुणों के समानता के आधार पर हम इसको क्षारीय धातु और हैलोजन के साथ में रख सकते हैं। अतः प्रश्न हमारा होगा यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसका आंसर होगा कुछ इस प्रकार से। आंसर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस के द्वारा हाइड्रोजन गैस का उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन नहीं होता है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार के द्वारा मैं आसानी से जब धातु के साथ में क्रिया कराता हूं अम्ल क्षार की, तो वहां पर बनते हैं क्या H2 गैस निकलती है। लेकिन वहां पर हमने जो अम्ल व क्षार लिए थे वो तनु माध्यम में लिए थे, ना कि सांद्र माध्यम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में धातु है, आयरन है, तनु HCl है, अम्ल है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी 100%। ठीक है, फिर से धातु लिया हमने, लेकिन हमने यहाँ पर लिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो वहां पर यह अभिक्रिया नहीं करता है और वहां पर H2 गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि हमें अब तनु माध्यम की आवश्यकता है। बच्चों हम बात करें यहाँ पास जिंक के साथ में NOH, तो बनता है सोडियम जिंकेट और H2 निकलती है। और नेल्सन सेन में NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं, जब भी वहां पर हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर सांद्र जैसे शब्द हमें दिखाई देगा तो वहां पर हाइड्रोजन का निष्कासन 1% भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर आना चाहिए 2, और ये 2 हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 6, पैरा हाइड्रोजन की हम बात करें कि ये ऑर्थो हाइड्रोजन से निम्न स्थायी है, ऑर्थो हाइड्रोजन से अधिक स्थायी है, ऑर्थो हाइड्रोजन के समान स्थायी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पैरा की बात करें तो भाई ऑर्थो की हम बात करें सबसे पहले, तो ऑर्थो और पैरा में क्या अंतर है। हमने देखा कि ऑर्थो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन है उसका चक्रण दोनों का क्या होता है बच्चों, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर हमें दिखाई देता है समान दिशा में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का जो चक्रण है वो दोनों का विपरीत दिशा में है, और यदि विपरीत दिशा में होगा चक्रण तो वहां पर क्या होगा बच्चों, नाभिकीय प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और नाभिकीय प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो वहां पर पैरा जो हाइड्रोजन है वो ऑर्थो की तुलना में हमें क्या दिखाई देगी, थोड़ी कम स्थायी दिखाई देगी। अतः हम बोल सकते हैं कि पैरा हाइड्रोजन क्या होती है बच्चों, ऑर्थो से थोड़ी कम स्थायी है। और इस प्रकार का जो हमें यहाँ पर आंसर दिखाई दिया, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कौन से में, पहले में हमें दिखाई दे रहा है कि ऑर्थो हाइड्रोजन से निम्न स्थायी है, क्योंकि यहाँ पर चक्रण विपरीत दिशा में, अतः नाभ के प्रतिकर्षण बढ़ेगा और वहां पर थोड़ी वो स्थायित्व कम प्राप्त कर पाएगी। आंसर हमें फर्स्ट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पेपर है 7, जिंक की समान मात्रा को जब आप पृथक पृथक सल्फ्यूरिक अम्ल जो तनु है के आधिक्य में तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में अभिक्रिया कराते हैं तो निकलने वाली गैस का अनुपात क्या होगा। अभिक्रिया देखना चाहिए हमें, जिंक है प्लस हमने लिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बनेगा भाई, बनता है जिंक सल्फेट प्लस बनता है 1 मोल H2 बनती है। ठीक है, ये गैस बन चुकी है। यदि हम यहाँ पे लेते हैं सेकेंड, जिंक है, आधिक्य में हमें डालना है NaOH, 2 मोल लेना होगा, क्या बनेगा, यह बनेगा सोडियम जिंकेट ZnO2, और कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 2 परमाणु दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 1 मोल मिलेगी H2 गैस मिलेगी। तो भाई ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो दोनों का अनुपात क्या हुआ,
अनुपात हुआ 1:1। ऐसा विकल्प में है क्या? ऐसा विकल्प में हमें दिया जा रहा है फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों 1। प्रश्न नंबर 8, ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन में भिन्नता किस चीज में देखी जाती है? ठीक है, तो बच्चों ऑर्थो पैरा जो हाइड्रोजन है उसके परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि ऑर्थो में प्रोटॉन का चक्रण एक दिशा में होता है, बात करें यहाँ पर ऑर्थो की, और पैरा में हम जानते हैं कि पैरा में प्रोटॉन का जो चक्रण है वो विपरीत दिशा में होता है दोनों का, और इसी वजह से हम ऑर्थो पैरा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, असमानता इसके अंदर बता सकते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि अब प्रोटॉन के चक्रण की प्रकृति के आधार पर ये अलग अलग हमें दिखाई देती है। तो आंसर हमें प्राप्त होता है 1, 2, 3 हमें प्राप्त हो जाता है, आंसर 3। प्रश्न नंबर 9, हाइड्रोजन उत्पादन के बॉश प्रक्रम में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? बच्चों बॉश प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ? बॉश प्रोसेस का मीनिंग हुआ कि जब हम वाटर गैस का निर्माण करते हैं, जब हम जल गैस का निर्माण करते हैं, हमने नोट किया CONS2, ये होती है बच्चों कौन सी? जल गैस होती है, जिसको हम वाटर गैस या सिन गैस भी जानते हैं। और जब हम इसकी अभिक्रिया गर्म जल के वाष्प से करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर तापमान लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। Fe2O3 प्लस Cr2O3 उत्प्रेरक हमने काम लेते हैं, तो क्या बनता है? यहाँ बनता है बच्चों, यहाँ बनती है 2H2 और CO2 गैस यहाँ पर मुक्त हो जाती है। इसे बोलते हैं बच्चों हम बॉश प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि मुझे यहाँ पर जल गैस को काम में लेना हुआ, अतः इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? वाटर गैस, यानी सेकंड हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर बच्चों 10 अपने सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा डाइहाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोलित का निर्माण करता है? बच्चों ये हमने बनाने की विधि में देखा था कि हाइड्रोलित होता है बच्चों किसको बोलते हैं? हम कैल्शियम हाइड्रेट को बोलते हैं। तो ये अभी हमने बोला उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैल्शियम धातु की जब अभिक्रिया में H2 के साथ करता हूं तो बनता है कैल्शियम हाइड्राइड, उसको बोलते हैं हम क्या? हाइड्रोलिथ। ठीक है, हाइड्रोलिथ LiTH इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ कहते हैं। और हाइड्रोलिथ एक ऐसे यौगिक है जो प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। तो हमारा प्रश्न का आंसर प्राप्त हुआ 4। प्रश्न नंबर 11, ट्रिटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अनुपात आपको बताना है। समस्थानिक के हाइड्रोजन का, और हम देखते हैं कि इसका जो प्रतीक है वो लिखते हैं हम 1, 3। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, हमें इनका अनुपात बताना है। सबसे पहले बोला गया है भाई इलेक्ट्रॉन का, तो हम इलेक्ट्रॉन का लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर? ओनली 1। प्रोटॉन इसके बाद सेकंड नंबर पर है, तो यहाँ पर हमने कहा प्रोटॉन भी 1 होते हैं। और फिर दिया जा रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों? यहाँ पर लास्ट में न्यूट्रॉन है तो 2 हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अनुपात मुझे प्राप्त हुआ 1, 1, 2, और ऐसा हमें दिखाई दिया 1, 1, 2 नंबर 2 वाले विकल्प के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर दिया 2। प्रश्न नंबर 12, ट्रिटियम के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो समस्थानिक पर हमें एक प्रश्न ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पर H3 भी ट्रिटियम का ही समस्थानिक है, जिसको हम यहाँ पर 1T3 से नोट करते हैं। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या थी, न्यूट्रॉन की संख्या थी 2, इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर 1, प्रोटॉन थे यहाँ पर 1। पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तुमने बता दी यहाँ पर कितनी है बच्चों? हमें 2 प्राप्त होगी। नेक्स्ट में पाते हैं प्रश्न नंबर 12 के बाद पे 13 है, धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण कहलाता है। बच्चों हमने पढ़ा है, सुना है कि जब हम धातुओं की सतह पर, ठीक है, जब हम धातु लेते हैं, कौन सा? प्लेटिनम लेते हैं, गोल्ड लेते हैं। ठीक है, माना कि धातु है, ये हो सकता है प्लेटिनम है या गोल्ड है। जब हम इसकी सतह पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं, क्योंकि हमने बच्चों यहाँ पर H2 गैस को हमने प्रवाहित किया, तो हम देखते हैं कि इनकी सतह पर H2 के अणु क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर अधिधारण हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि H2 के अणु इनके सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो धातु मुख्य रूप से प्लेटिनम या गोल्ड ये अपने सतह पर H2 को क्या करती है बच्चों? अधिशोषित कर लेती है, और इस
प्रोसेस को हम बोलते हैं अधिधारण कहते हैं, ऑक्यूलेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगा बच्चों अधिधारण की प्रक्रिया। 13 में आंसर आना चाहिए 3 मिल चुका है हमें। 14 नंबर पर आते हैं, आयनिक हाइड्रेट सामान्यतः कैसे होते हैं। आयनिक हाइड्रेट बनाते कौन बच्चों, एस ब्लॉक के जब तत्व H2 से अभिक्रिया करते हैं तो बनते हैं वहां पर आयनिक हाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, वहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम वहां पर सहसंयोजी प्रकार के हाइड्रेट बनाते हैं, बाकी सभी क्या बनाते हैं बच्चों, आयनिक हाइड्रेट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक कैसा भी हो, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन वो कभी नहीं करता है, वो गलित अवस्था में या फिर वो विलीन अवस्था में हमेशा चालन करता है। तो ये तो हमें गलत दिखाई दिया। आसानी से अपचेत हो जाते हैं, आसानी से अपचेत हो जाते हैं, देखते हैं कैसे। माना कि अपने पास में कोई भी हाइड्रेट है, LiH या आयनिक हाइड्रेट है, क्या ये आसानी से अपचेत होंगे? नहीं। ठीक है, ये अपचयन कर सकते हैं लेकिन ये अपचेत नहीं होते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि हमारे जो हाइड्रेट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, अतः वह अच्छे अपचय होंगे लेकिन वो अपचेत नहीं होते हैं। अतः हमें इस प्रश्न का आंसर टिक कर देना चाहिए 3। 4th में देखना चाहिए कि कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। हमने पढ़ा है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं बच्चों, ठोस होते हैं, ये द्रव अवस्था में नहीं मिलते हैं। यदि यह सहसंयोजी प्रवृत्ति होते तो ये हमें द्रव अवस्था मिलते, लेकिन ये आयनिक है तो ये क्या मिलेंगे बच्चों, हमें ठोस अवस्था मिलेंगे, ना कि द्रव अवस्था में। तो चारों विकल्प में से हमें फाइनल 3 को कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे अपचयक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर H माइनस आयन है, ये किसी भी परमाणु को आयन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, खुद 0 पे आएगा और इलेक्ट्रॉन का ही डिस्कशन करेगा, तो अच्छा अपचयक बन सकता है। अतः प्रश्न का जो आंसर है वो 3 प्राप्त हो जाता है। बच्चों 15 नंबर पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। हाइड्रोजन का आयनन विभव, हाइड्रोजन का आयनन विभव सोडियम के समान होता है, एकदम गलत कथन है बच्चों। तो हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है क्योंकि कोष्ठमान बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। I का मान क्या होता है बच्चों, कम होता है, अतः H का तो ज्यादा होता है, सोडियम का कम होता है, तो ये हमें गलत दिखाई दिया। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता हेलोजन के समान होती है, हाइड्रोजन की जो बच्चों विद्युत ऋणता है वो हेलोजन के समान होती है, एकदम गलत कथन है बच्चों। यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है उसकी जो विद्युत ऋणता का मान है वो 2.1 है, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की जो विद्युत ऋणता का मान है वो लगभग 4, 3 और 2.8 और 2.5 है। अतः हेलोजन की विद्युत ऋणता का मान क्या बच्चों, ज्यादा है, तो ये कथन भी गलत हो जाता है। यह एनोड पर निष्कासित होती है। बच्चों एनोड पे क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीकरण के द्वारा निष्कासित नहीं होती है। हम जानते हैं कि जब हम जल का विद्युत अपठन करते हैं तो वहां पर जितने भी H+ आयन है वो कैथोड पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और वहां पर H2 का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया कहाँ होती है बच्चों, कैथोड पर होती है, क्योंकि कैथोड पर H+ आयन अपना अपचयन कर लेता है और H2 का निर्माण करता है, तो ये कथन भी हमें यहाँ पर गलत दिखाई दिया। लास्ट, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था +1, 0 तथा -1 होती है, एकदम करेक्ट है। हम जानते हैं बच्चों जैसे कि यदि हमारे पास में H2 है तो वो 0 अवस्था में है, यदि यहाँ पर LiH है तो वो माइनस अवस्था में दिखाई देगा, यदि आप अपने पास में CH4 है तो यहाँ पर वो +1 अवस्था में ही, कार्बन 4- अवस्था में दिखाई देगा। अतः हाइड्रोजन माइनस में, 0 में और प्लस में आ सकता है। ये कथन एकदम परफेक्ट 100% राइट है और इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए बच्चों कितना, 4। 15 के बाद 16 नंबर, निम्न में से कौन सा आयनिक हाइड्रेट होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि S ब्लॉक के तत्व, S ब्लॉक के तत्व जिसमें आपको छोड़ना है किसको, बेरिलियम व मैग्नीशियम को छोड़कर, ठीक है, वो क्या करते हैं, H2 से अभिक्रिया करते हैं, बनाते हैं क्या, आयनिक हाइड्राइड बना देते हैं। तो तलाश कीजिए, हमें मिल चुका है, ये तो है सहसंयोजी है, ये धात्विक है और ये अपने पास में फाइनल आंसर हुआ कि यही क्या है बच्चों, आयनिक हाइड्राइड है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम उपस्थित है। ठीक है, अतः आंसर हमें मिला 4।
और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पर प्रश्न पर, और हमारे पास में अब प्रश्न खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो हमने देखा कि लेक्चर नंबर 1 में जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे जिसका हमने समावेश किया जो एग्जाम में आ सकते हैं, अब हम इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, तो इसके हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।